जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए फिजिक्स के 11 आसान प्रश्न की। जी हाँ दोस्तों, ये वैसे प्रश्न हैं जिसको आप सभी आसानी से कर सकते हैं। साथ ही ध्यान में रखिएगा, ये आपको देखने में छोटा लगेगा, लेकिन अगर आपके पास कंसेप्ट नहीं है तो आप इस क्वेश्चन में भी फंस सकते हैं। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए ये भी बताना चाहूँगा कि आज का जो ये 11 आसान प्रश्न है, इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा? ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि 1 मीटर किसके बराबर है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 10⁻⁻6 माइक्रोन, दूसरा ऑप्शन है 10⁻6 माइक्रोन, तीसरा ऑप्शन है 10⁻3 माइक्रोन और चौथा ऑप्शन है 10⁻3 माइक्रोन। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर यहाँ पे 1 मीटर इक्वल टू हम लोग 10⁻6 बोले या फिर 10⁻6 बोले। मेरे मित्र, आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे, जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 मीटर में कितना माइक्रोन या माइक्रोमीटर होता है, आप सभी कहेंगे कि सर 1 मीटर में 10 लाख माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है सर? 10 लाख माइक्रोमीटर होता है। और ध्यान में रखेंगे कि माइक्रोमीटर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में म्यू और एम से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही आप सभी ये भी ध्यान में रखिएगा कि माइक्रोमीटर को ही क्या बोला जाता है? तो सर माइक्रोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइक्रोन बोला जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी 1 मीटर में 10 लाख माइक्रोन हो जाएगा। साथ ही जब आप ये कह रहे हैं कि 1 मीटर में 10 लाख माइक्रोन होता है, तो आप सभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 1 पे कितना जीरो है? आप कहेंगे सर 6 जीरो है। तो हम सभी इसको 1 मीटर इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? तो 10⁻6 माइक्रोन लिख सकते हैं, या फिर इसी को 10⁻6 माइक्रोमीटर पढ़ सकते हैं। आप कहेंगे तब तो सर हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल ही सही सोच रहे हैं। ध्यान में रखिएगा, आप सभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 1 मीटर में 10⁻6 माइक्रोमीटर होगा या फिर माइक्रोन होगा। क्यों? क्योंकि माइक्रोमीटर को ही क्या बोला जाता है? माइक्रोन बोला जाता है। लेकिन जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 माइक्रोन में कितना मीटर होगा, तब आप सभी कंफ्यूज होना शुरू कर देते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप ये कह रहे हैं कि 1 मीटर में 10⁻6 माइक्रोन होता है, तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि गुरुजी 1 माइक्रोन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/10⁻6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/10⁻6 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब इस 10⁻6 को आप ऊपर ले जाएंगे तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 10⁻6, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1 माइक्रोन इक्वल टू कितना होता है? 10⁻6 मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻6 मीटर होता है। तो जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 मीटर में कितना माइक्रोन होता है, आप कहेंगे 10⁻6 माइक्रोन होता है। 1 माइक्रोन में कितना मीटर होता है? आप कहेंगे 10⁻6 मीटर होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही लल्लू सा सवाल, और मेरे ख्याल से आप सभी इस सवाल का आंसर कर लिए होंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है हाइड्रोमीटर, दूसरा ऑप्शन है लैक्टोमीटर, तीसरा ऑप्शन है बैरोमीटर, चौथा ऑप्शन है थर्मोमीटर। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी ने याद करा होगा कि दूध की शुद्धता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी खट से कहते हैं गुरुजी लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो आज से आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि इसी लैक्टोमीटर का उपयोग दूध के घनत्व को मापने के लिए भी किया जाता है। और आप सभी कह सकते हैं कि गुरुजी दूध की शुद्धता और घनत्व दोनों को ही मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप सभी के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में हाइड्रोमीटर भी दिया हुआ है, तो हाइड्रोमीटर कौन सा यंत्र है? तो ध्यान में रखेंगे कि हाइड्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? तो द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। हाइड्रोमीटर से किसी भी लिक्विड का
आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। आप इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे। साथ ही आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में बैरोमीटर भी दिया हुआ है, तो नो डाउट आप सभी कंपटीशन के स्टूडेंट हैं और कई दफ़ा आप सबों ने याद करा होगा कि बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापी जाती है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, आप कहेंगे वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। ध्यान में रखिएगा कि वायुमंडलीय दाब को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर एटीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एटीएम से। और अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1 एटीएम इक्वल टू कितना होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी 1 एटीएम इक्वल टू हो जाता है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। कितना हो जाता है, 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। साथ ही आप सभी कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में थर्मामीटर भी दिया हुआ है, तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सबों को मालूम है कि थर्मामीटर से हम लोग किसको मेजर करते हैं, तो सर तापमान को मेजर करते हैं, यानी कि टेम्परेचर को मेजर करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही आसान सा सवाल, और अगर आप हमारे न्यूमेरिकल के स्टूडेंट हैं तो इन सब टाइप के प्रश्नों को आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 50 केजी के भार का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। नहीं बनेगा, आसानी से बन जाएगा। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई लड़का है जो सीढ़ी चढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, कोई लड़का है जो क्या कर रहा है सर, सीढ़ी चढ़ रहा है। तो मान लीजिए कि ये कोई लड़का है जिसका वजन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, तो सर क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 केजी है। इसका द्रव्यमान कितना है सर, 50 केजी है। साथ ही और क्या कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि ये 40 सीढ़ियाँ चढ़ता है, यानी कि ये जो सीढ़ी है ये 40 सीढ़ी चढ़ता है। साथ ही आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रत्येक सीढ़ी की जो ऊंचाई है वो कितना है, तो सर प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और फिर कहा जा रहा है कि ये 40 सीढ़ी को 10 सेकेंड में चढ़ता है। कितना सेकेंड में चढ़ता है, 10 सेकेंड में चढ़ता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस लड़के की शक्ति क्या है। आप सभी क्या कहेंगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पावर इक्वल टू क्या होगा, ये चीज़ हमको बताना है। आप कहेंगे ये बनेगा कैसे, लड़का तो ऊपर चढ़ रहा है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जब लड़का ऊपर चढ़ रहा है तो यहाँ भी इसकी क्या होगी सर, ऊर्जा व्यय होगी। और हम सबों को मालूम है कि ऊर्जा में व्यय की दर को क्या कहते हैं, तो सर ऊर्जा में व्यय की दर को शक्ति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो ये लड़का ऊपर चढ़ रहा है, तो जब ये ऊंचाई पे पहुंचेगा तब इसकी ऊर्जा क्या कहलाएगी। आप सभी कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं, जब भी कोई चीज ऊंचाई पे होगा तब जो उसकी ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा होगी। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इस लड़के के द्वारा कौन सी ऊर्जा का व्यय हो रहा है, तो आप कहेंगे सर स्थितिज ऊर्जा का व्यय हो रहा है। अगर आप यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा में व्यय की दर को निकाल लेंगे तो क्या आपको शक्ति नहीं मिल जाएगी, आप कहेंगे बिल्कुल मिल जाएगी। ध्यान दीजिएगा, आप सबों को मालूम है कि स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो सर P = mgh होता है, जहाँ पे m क्या है, तो सर m द्रव्यमान है, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, h क्या है सर, तो सर ऊंचाई है। ध्यान दीजिएगा आपके क्वेश्चन में g का वैल्यू भी दे दिया गया है, कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। आप कहेंगे कि सर अगर हम यहाँ पे P = mgh/t लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा सर। और यही फार्मूला होता है इन सब टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। आप कहेंगे कि सर क्वेश्चन के अनुसार हम यहाँ पे क्या करते हैं, लड़का का द्रव्यमान जो 50 केजी है उसको रख देते हैं, साथ ही जो गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू दिया हुआ है उसको रख देते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ऊंचाई क्या होगा, भाई मेरे ये 40 सीढ़ी चढ़ रहा है और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितना है, 15 सेंटीमीटर है। तो आप क्या कहेंगे कि सर जब 40 और 15 को गुना कर देंगे तो कितना ऊंचाई होगा ये हमको मालूम पड़ जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो ऊंचाई है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, जबकि आपको क्या करना होगा, तो सर इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस दोनों को गुना करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे। तो आइए यहाँ पे हमने 50 लिख दिया, गुना 10 लिख दिया, साथ ही ऊंचाई के जगह हम लोग क्या लिख देते हैं सर, 40 गुना 15 लिख देते हैं। अब बटा क्या हो जाएगा, तो सर टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, तो बटा हम लोग 10 लिख देते हैं। साथ ही ये जो 40 गुना 15 है ये तो सेंटीमीटर में आएगा, इसको हम लोग 100 में भी यहीं पे बदल लेते हैं। तो सर गुना 100 लिख दे रहे हैं, यानी कि ये हो जाएगा कि 40/15 को हमने 100 से डिवाइड कर दिया। आप कहेंगे कि सर ये 0 इसके साथ सेटल हो जाएगा, ये 0 इसके साथ सेटल हो जाएगा और ये 0 इसके साथ सेटल हो जाएगा। जब आप गुना करेंगे तो कहेंगे सर ये 5 चौका 20 हो जाएगा और 20 गुना 15 यानी कि 15 दूना 30, ये कितना हो जाएगा, तो सर जी 300 वाट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 वाट। यानी कि लड़के की शक्ति यहाँ पे कितनी है, आप कहेंगे सर 300 वाट है। सही आंसर क्या
क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि द्रव्यमान की परिभाषा क्या है। आपका पहला ऑप्शन है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है इसलिए यह एक अदिश राशि है। दूसरा ऑप्शन है रासायनिक संतुलन के आधार पर द्रव्यमान निर्धारित किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी जगह पर स्थिर रहता है और ऊंचाई में होने वाले बदलाव से प्रभावित नहीं होता है। जबकि चौथा ऑप्शन है किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। और आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा द्रव्यमान का सही परिभाषा है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर हम सबों ने कई बार याद करा है कि किसी भी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की जो कुल राशि होती है या पदार्थ की जो कुल मात्रा होती है उस वस्तु का क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। तो इस हिसाब से आप सभी क्या कह सकते हैं कि द्रव्यमान का परिभाषा क्या हो जाएगा? तो सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि आपका जो बाकी का तीनों ऑप्शन है वो द्रव्यमान के बारे में एक सही स्टेटमेंट है, जबकि द्रव्यमान का वो सही परिभाषा नहीं है। आप सबों ने कई दफ़ा इस चीज़ को याद करा होगा कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है और जगह परिवर्तन से वस्तु के द्रव्यमान में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। साथ ही आप सभी ये भी कहते हैं कि द्रव्यमान क्या है? एक अदिश राशि है और ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। और फिर आप ये भी कहते हैं कि सर रासायनिक समीकरण में जब हम लोग किसी भी समीकरण को संतुलित करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो वो किसके अंतर्गत करते हैं? तो सर द्रव्यमान संरक्षण नियम के अंतर्गत करते हैं, यानी कि मास कंजर्वेशन रूल के अंतर्गत करते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर ए, बी और सी ये द्रव्यमान के बारे में सही कथन है, जबकि ये द्रव्यमान का उचित परिभाषा नहीं है। साथ ही आप सभी एक और परिभाषा ध्यान में रखेंगे द्रव्यमान के बारे में कि किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है यानी कि मास होता है वो उस वस्तु का क्या होता है? सर मूल गुण होता है। क्या होता है सर? बेसिक प्रॉपर्टीज होता है जो उस वस्तु के त्वरण का क्या करता है? विरोध करता है। जो उस वस्तु के त्वरण का क्या करता है सर? विरोध करता है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का मूल गुण क्या है जो हमेशा उस वस्तु के त्वरण का विरोध करता है। आप सभी क्या कहेंगे कि सर किसी भी वस्तु का द्रव्यमान वो मूल गुण है जो वस्तु के त्वरण का क्या करता है? हमेशा विरोध करता है। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि जो मास है ये आपका कौन सा राशि है? आधारी राशि है या व्युत्पन्न राशि है? आप सभी कहेंगे कि सर मास जो है वो क्या है? तो आधारी राशि है। क्या है सर? आधारी राशि है, यानी कि ये आपका एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्या है सर? फंडामेंटल क्वांटिटी है। और नो डाउट आप सबों को मालूम होगा कि मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी मास का ऐसा यूनिट केजी होता है, जिसको हम लोग किलोग्राम पढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एक बस विश्रामावस्था से चलना शुरू करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है। यदि 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है, इसका त्वरण क्या है? बताइए। ना बनेगा? आसानी से बन जाएगा। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई बस विश्रामावस्था से चलना शुरू करती है और पहाड़ी से जब वो नीचे उतरती है तो 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय कर लेती है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे त्वरण कितना होगा। आप सभी क्या कहेंगे कि सर क्वेश्चन के अनुसार जब विश्रामावस्था से यानी कि विरामावस्था से चलना शुरू कर रही है तो हमारा प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सर कितना समय तक चल रही है? 10 सेकंड तक चल रही है। कितना दूरी तय कर रही है? तो गुरुजी 200 मीटर की दूरी तय कर रही है। और आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहाँ पे बस का त्वरण क्या होगा? आप सभी क्या कहेंगे कि सर हम सबों को मालूम है गति के दूसरे समीकरण से क्या कहते हैं हम लोग कि s इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। क्या होता है? s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको पीछे के सेशन में न्यूमेरिकल वाले सेशन में बताया है कि अगर आपके क्वेश्चन में प्रारंभिक वेग क्या हो सर? 0 हो, तो आप सभी क्या कह सकते हैं? आप सभी कह सकते हैं कि सर s इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा। काहे हो जाएगा? तो सर जब प्रारंभिक वेग यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 इंटू टी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप इसको लिखें या ना लिखें, बात तो बराबर है। आप कहेंगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर इस फॉर्मूला में सारा वैल्यू रख देंगे तो हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम s की जगह क्या रखेंगे? तो सर 200 मीटर रखेंगे। ये क्या हो जाएगा सर? हाफ ही रहेगा। हमको क्या निकालना है? तो सर एक्सेलरेशन निकालना है। यहाँ पे टाइम कितना है? तो सर 10 सेकंड है। टी स्क्वायर है, तो लीजिए यहाँ पे 10 इंटू 10 कर दे रहे हैं।
ध्यान दीजिएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और आप कहेंगे कि गुरुजी 200 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50A हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50A हो जाएगा। और 50 चौका कितना होता है सर 200 होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि पानी का हिमांक बिंदु डैश है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरा ऑप्शन है 42 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा ऑप्शन है 34 डिग्री फ़ारेनहाइट और चौथा ऑप्शन है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या होगा इसका आंसर? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पानी डिग्री फ़ारेनहाइट पे किस ताप पे जम जाती है। ध्यान में रखिएगा, हिमांक बिंदु का मतलब क्या हुआ कि जमने वाला बिंदु कौन सा है। आप सभी क्या कहते हैं, आप सभी कहते हैं कि गुरुजी डिग्री फ़ारेनहाइट में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है। आप कहते हैं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है, तो सर जी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि डिग्री फ़ारेनहाइट में जो आपका जल है, वाटर है, वो 212 डिग्री पर क्या होगा सर, उबलना शुरू कर देगा और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या होगा सर, जम जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि पानी का हिमांक बिंदु डैश है। आप सभी क्या कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ध्यान में रखिएगा कि जो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक बिंदु कितना हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और हिमांक बिंदु कितना हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि डिग्री सेल्सियस में पानी का क्वथनांक बिंदु यानी कि बीपी बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, आप कहेंगे सर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि डिग्री सेल्सियस में पानी का हिमांक बिंदु क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, आप कहेंगे सर 0 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर यही क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि केल्विन में पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होगा, केल्विन में पानी का क्वथनांक बिंदु यानी कि बीपी कितना होगा, आप क्या कहेंगे सर जी 373 केल्विन। कितना होगा 373 केल्विन। और अगर केल्विन में आपसे ये पूछा जाए कि पानी का हिमांक बिंदु कितना होगा, पानी का हिमांक बिंदु कितना होगा यानी कि एफबी बोले तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, आप कहेंगे 273 केल्विन। कितना कहेंगे 273 केल्विन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा ही हलवा सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है, आप कहेंगे सर बिल्कुल ही गलत है। दूसरा ऑप्शन है ऊर्जा को केवल नष्ट किया जा सकता है, आप कहेंगे सर ये भी बिल्कुल गलत है। तीसरा ऑप्शन है ऊर्जा का निर्माण किया जाता है और इसे नष्ट भी किया जाता है, आप कहेंगे सर ये भी गलत है। आपका चौथा ऑप्शन है ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जाता है और ना ही इसे नष्ट किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इसका क्या होता है रूपांतरण होता है। यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा को हम बदल सकते हैं, लेकिन ऊर्जा को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत भी क्या कहता है सर, यही कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ इसको एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, रूपांतरण किया जा सकता है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी का पहला नियम कहते हैं। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ दे कि ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या कहलाता है, ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या कहलाता है, आप क्या कहेंगे कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को ही क्या बोला जाता है, ऊष्मागतिकी का यानी कि थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम बोला जाता है। साथ ही ध्यान में रखिएगा अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का खोज किस वैज्ञानिक ने करा था, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का खोज जूलियस रॉबर्ट मायर नामक वैज्ञानिक ने करा था। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का खोज किसने करा था, जूलियस रॉबर्ट मायर नामक वैज्ञानिक ने करा था। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि ऊर्जा रूपांतरण करने वाले जितने भी यंत्र हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो सर ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अब आप में से कुछ मित्र सोच रहे होंगे कि ये ऊर्जा रूपांतरण करने वाला यंत्र क्या है। मेरे मित्र आप सभी कहते हैं कि बैटरी में कौन सी ऊर्जा रहती है, तो सर रासायनिक ऊर्जा रहती है। और बैटरी का जो रासायनिक ऊर्जा है वो किस में बदल जाता है, तो सर विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। तो बैटरी आपका यहाँ पे क्या हो गया, तो सर
एक डिवाइस हो गया। तो ये जो आपका बैटरी है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो सर ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है। साथ ही साथ आप सभी कहते हैं कि गुरुजी जो सोलर प्लेट होता है वो सौर ऊर्जा को किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो सोलर प्लेट किस सिस्टम पे कार्य करेगा या किस सिद्धांत पे कार्य करेगा? आप कहेंगे ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करेगा। तो जितने भी आपका ऊर्जा रूपांतरित करने वाले यंत्र हैं, जैसे कि आपका डायनेमो हो गया, सोलर प्लेट हो गया, बैटरी हो गया, या फिर और कोई भी डिवाइस है जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहा है, वो किस सिद्धांत पे कार्य करेगा? आप कहेंगे ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करेगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही हलवा सा सवाल। या तो आप हलवा खाओ या फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, दोनों ही बात बराबर है। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है ध्वनि उत्पन्न होती है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है किसी पिंड में दोलन होने पर, दूसरा ऑप्शन है लोगों से बात करने पर, तीसरा ऑप्शन है किसी वस्तु के गतिशील होने पर, और चौथा ऑप्शन है वस्तुओं में कंपन होने पर। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है। अब अगर आपको इस क्वेश्चन का सही कंसेप्ट नहीं मालूम रहता है तो आप एग्जाम हॉल में जाकर के कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा ध्यान में रखना है कि साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। साउंड जब भी प्रोड्यूस होगा तो किसके चलते प्रोड्यूस होगा? तो वस्तु में कंपन के चलते उत्पन्न होगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी जहां भी साउंड प्रोड्यूस होगा वो किसके चलते होगा? कंपन के चलते होगा, और इसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? वाइब्रेशन बोला जाता है। तो आप बताइए सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। साथ ही ध्यान में रखेंगे, आप में से बहुत सारे मित्र ये भी सोच रहे होंगे कि जब हम किसी से बात करते हैं या जब हम लोग बोलते हैं तो सर यहाँ भी तो ध्वनि उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे हम कैसे समझेंगे और यहाँ पे कहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है? मेरे मित्र, आप जो आवाज़ निकालते हैं या आपकी जो बोली निकलती है वो कहाँ से निकलती है? तो सर आपके वोकल कॉर्ड्स से निकलती है। वोकल कॉर्ड्स में क्या रहता है? तो सर लिगामेंट रहता है। तो जैसे ही आप बोलने के लिए मुंह खोलते हो तो एयर क्या होता है? अंदर जाता है, और ये एयर क्या करता है? आपके वोकल कॉर्ड्स में एक करंट लाता है, जिसके चलते वोकल कॉर्ड्स का जो दोनों लिगामेंट है उसमें क्या होता है? कंपन उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, और आप क्या करते हो? बोल पाते हो। तो यहाँ भी क्या हो रहा है सर? आपके वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन हो रहा है, जिसके चलते आपकी आवाज़ निकल पा रही है और आप क्या कह रहे हो? ध्वनि उत्पन्न हो रही है। साथ ही अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, आप सभी क्या कहेंगे? यांत्रिक तरंग तो है, साथ ही साथ ये क्या है सर? एक अनुदैर्ध्य तरंग भी है। क्या है सर? अनुदैर्ध्य तरंग ही है। और ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि ध्वनि को आप डिफाइन कैसे करेंगे, तो बड़ा ही सरल रूप में कह सकते हैं कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें सुनने की संवेदना प्रदान करती है। क्या कहेंगे? कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें क्या करती है? सुनने की संवेदना प्रदान करती है। कौन सा तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। किस प्रकार का तरंग है? तो आप कहेंगे यांत्रिक तरंग है। और साथ ही कैसे उत्पन्न होती है? तो सर किसी भी वस्तु में कंपन के चलते उत्पन्न होती है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है, डैश परावर्तन की घटना घटित होती है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है अनियमित, दूसरा ऑप्शन है विसरित, तीसरा ऑप्शन है नियमित, चौथा ऑप्शन है समान। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीली सतह पर पड़ती है तो वहाँ से जो परावर्तन की घटना होती है वो किस प्रकार का घटना होता है? आप कहेंगे सर परावर्तन का भी कोई प्रकार होता है क्या? बिल्कुल सर, ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश की परावर्तन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला होता है आपका नियमित प्रकाश का परावर्तन। पहला क्या होता है? नियमित प्रकाश का परावर्तन। और दूसरा होता है आपका अनियमित प्रकाश का परावर्तन। ध्यान में रखेंगे, नियमित प्रकाश के परावर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसको हम लोग इंग्लिश में रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और अनियमित प्रकाश के परावर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बस आपको यहाँ पे डिफरेंसेस याद रखना है कि जब भी नियमित प्रकाश का परावर्तन होगा ये किसी न किसी समतल सतह से होगा और चमकीला सतह से होगा, जबकि अनियमित प्रकाश का जो परावर्तन होगा ये किसी धूसर सतह से भी हो सकता है और खुरदरा सतह से होगा। आप कहेंगे सर ये होता कैसे है? तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि ये आपका कोई समतल और चमकीला सतह है। क्या है सर? समतल और चमकीला सतह है, और इस पे अगर कोई 3 प्रकाश की किरणें कुछ इस तरह से फॉल हो रही है तो सर ये परावर्तन भी कैसे होगा सर? इस तरह से होगा।
आप क्या देख रहे हैं कि सर जो आपतित किरणें हैं वो भी एक दूसरे के समांतर है और जो परावर्तित किरणें हैं वो भी क्या है सर, एक दूसरे के समांतर हैं। तो ये जो यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन की घटना हो रही है ये किस प्रकार की घटना है, आप कहेंगे सर ये नियमित प्रकाश का परावर्तन है। कहाँ से होगा, तो सर चमकीली और समतल सतह से होगा। जबकि अनियमित प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होगा, तो सर किसी धूसर सतह से हो सकता है, किसी धूसर या फिर रफ सरफेस यानी कि खुरदरा सतह से हो सकता है। आप कहेंगे सर ये कैसे होता है, तो मान लीजिए कि ये आपका कोई क्या है, एक रफ सरफेस पे, इस पे जब कोई प्रकाश की किरणें इस तरह से फॉल होती है तो जरूरी नहीं है कि परावर्तन के बाद जो है इन सभी का डायरेक्शन सेम हो। क्या हो सकता है, तो सर ये इधर भी परावर्तित हो सकता है या फिर ये जो आपका प्रकाश की किरण है ये इधर चला जाएगा या फिर ये प्रकाश का परावर्तन कुछ इस तरह से आ जाएगा। यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि आपतित प्रकाश की किरणें अगर सेम डायरेक्शन में भी है तो जो प्रकाश की परावर्तन की घटना हो रही है यानी कि जो परावर्तित किरणें हैं वो सेम डायरेक्शन में नहीं है। तो इस तरह का जहां पे भी परावर्तन होता है उसको हम लोग अनियमित परावर्तन कहते हैं और इस तरह का जहां पे भी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि नियमित प्रकाश की परावर्तन जहां से भी होगी वो सतह क्या होगा, चमकीला होगा और क्या होगा, समतल होगा। जबकि अनियमित प्रकाश की परावर्तन जहां से भी सतह क्या होगा, हमारा धूसर होगा और साथ ही साथ क्या होगा, रफ होगा, खुरदरा होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर जब चमकीला सतह से हो रहा है तो नियमित परावर्तन होगा और इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव होगा। आपका ऑप्शन दिया हुआ है आधी हो जाएगी, दूसरा ऑप्शन है दोगुनी हो जाएगी, तीसरा ऑप्शन है 1/4 हो जाएगी और चौथा ऑप्शन है 4 गुनी हो जाएगी। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि अगर विभवांतर को कांस्टेंट रखा जाए और प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा कितना हो जाएगा। आप सभी कहेंगे कि सर हम सबों को मालूम है कि R इक्वल टू क्या होता है, तो सर R इक्वल टू V/I होता है। प्रतिरोध इक्वल टू क्या होता है, तो विभवांतर बटा विद्युत धारा होता है। आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर विभवांतर को क्या करा जाए सर, नियत रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए और प्रतिरोध को क्या कर दिया जाए, प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए यानी कि R/2 कर दिया जाए तो हमारा जो विद्युत धारा होगा वो क्या होगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर विभवांतर को नियत रखें और प्रतिरोध को R/2 कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि R/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रतिरोध इक्वल टू फार्मूला होता है V/I। V हमारा क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। आप सभी कहेंगे कि सर अगर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम कह सकते हैं कि RI इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2V हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2V हो जाएगा। या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि सर I यानी कि विद्युत धारा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2V/R हो जाएगा। और इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो 2 × V/R लिख सकते हैं। 2 × क्या लिख सकते हैं सर, V/R लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आपका जो विद्युत धारा होता है उसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो सर V/R होता है। आप क्या देख रहे हैं कि जब प्रतिरोध को आधा कर दिया गया है तो जो आपका धारा है वो कितना हो जा रहा है, तो सर 2 गुना हो जा रहा है। सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि समुद्र में निम्न में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है समुद्र तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और समुद्र तापीय ऊर्जा। दूसरा ऑप्शन है ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और समुद्र तापीय ऊर्जा। तीसरा ऑप्शन है समुद्र तरंग ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और समुद्र तापीय ऊर्जा। चौथा ऑप्शन है ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र तरंग ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा। क्या होगा इसका आंसर। मुझे लगता है कि इस प्रश्न को आप सभी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप सभी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे और इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आपको उसको बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।